Hello everyone, I welcome you all to the India's largest learning platform Unacademy में स्वागत करता हूं आप सबका। आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक प्रोसेस होते हुए। प्रोसेस क्या कह रहा है? प्रोसेस कुछ ऐसा कह रहा है कि आपका ये जो कंटेनर आप देख पा रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर कुछ पार्टिकल्स को डाला गया। वो पार्टिकल्स नीचे की तरफ बहते चले गए और फाइनली जाकर उसके बॉटम पर सेटल हो गए। मान लेते हैं ये मेरा एक कंटेनर है सेम। इस कंटेनर में कुछ पार्टिकल्स को डाला गया। वो पार्टिकल्स नीचे जाते गए, फ्लो करते गए और नीचे जाकर सेटल हो गए। तो आज की हमारी सारी कहानी, आज का हमारा सारा कॉन्सेप्ट इसी के चारों तरफ घूमेगा। तो उम्मीद करते हैं आज इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत शानदार तरीके से और बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। But before that, I welcome you all again on the India's largest learning platform, Unacademy, on the behalf of Unacademy. आप में से जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं, दीज आर माई क्रेडेंशियल्स। बेटा आप ये पढ़ सकते हैं, एंड दीज क्रेडेंशियल्स मेक मी एलिजिबल टू टीच यू पीपल। हम सालों से ये करते आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स के साथ हमने ऑल इंडिया रैंक्स को प्रोड्यूस किया है, तो इस बार आप भी वो हो सकते हैं जो एक ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस करेंगे। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग सुन लीजिए भाई। अब टाइम आप लोगों के पास बचा नहीं है, तो आप में से जो भी लोग अभी तक सब्सक्रिप्शन सिक्योर नहीं किए हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सोचते ही रह जाएंगे, साल भर सब्सक्रिप्शन लेंगे नहीं तो आप स्कोर कार्ड पाएंगे नहीं। देखिए बेटा, दिस इज द मैजिकल रेफरल कोड। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, AMUS का मतलब है अंकुर मलिक अनअकैडमी स्टडीज, आपको मिलता है 10% ऑफ और आपको मिलता है फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये सारी चीजों से आपको क्या मिल रहा है बेटा? आप अगर 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के लिए भी ये जाते हैं तो देखिए, एक तो पैसा आपसे अनअकैडमी बहुत कम ले रहा है। आप सब अब बच्चे नहीं रहे हैं, यू ऑल ऑफ यू आर ग्रोन अप्स नाउ। यू नो व्हाट पीपल सीक एज द प्राइस और एज द फी फ्रॉम यू पीपल जब भी आप कोचिंग के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप फी को कंपेयर करते हैं, एंड एट द सेम इंस्टीट्यूट्स वे वी टीच, आई एम टेलिंग इट यू ओपनली कि जहां हम पढ़ाते हैं वहां की फीस इससे 3 to 4 टाइम्स होती है। तो आप लोगों को बहुत कम पैसे में घर बैठकर बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के, बिना किसी पीजी के सारी चीजें सीखने को मिल रही है, तो सीखो ना यार। तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लो भाई, अब टाइम नहीं बचा है। एनीवेज, आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले मैं आपको सेडिमेंटेशन क्या है वो एक बार समझा देता हूं। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इस नाम से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए, इस नाम को आप लोग पढ़ेंगे दो तरीके से। एक पढ़ेंगे प्लेन सेडिमेंटेशन और एक पढ़ेंगे एडिड सेडिमेंटेशन। एडिड का मतलब है सपोर्टेड। सपोर्टेड बाय किसका सपोर्ट इसे चाहिए? कोएगुलेशन। जैसे आप लोगों को सपोर्ट चाहिए होगा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन का इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन ऑल इंडिया रैंक, ऐसे ही सेडिमेंटेशन को कुछ अलग तरह के पार्टिकल से डील करने के लिए सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। किसका बेटा? कोएगुलेंट्स का या फिर कोएगुलेशन प्रोसेस का। तो इस पूरी प्रोसेस को आप लोगों को मैं बहुत डिटेल में आज समझाऊंगा। सॉरी फॉर इट, सुनेंगे ध्यान से। आप लोगों को सुनिएगा, जब भी आप सरफेस वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, देखिए यार मैं बात कर रहा हूं सरफेस वाटर ट्रीटमेंट का। मैं अलग अलग सारी ट्रीटमेंट्स आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सरफेस वाटर ट्रीटमेंट का। हाँ, तो जब भी सरफेस वाटर ट्रीटमेंट का बात किया जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। इसके अंदर आपको मिला पहला डब्बा, माने के रो वाटर। आपको मिला रो वाटर पहले डब्बे में। रो वाटर को आप ले जाया गया दूसरे डब्बे में जहां हुआ प्लेन सेडिमेंटेशन। ले जाया गया तीसरे डब्बे में जहां हुआ एडिड सेडिमेंटेशन। ले जाया गया चौथे डब्बे में जहां हुआ फिल्ट्रेशन। क्या हुआ? फिल्ट्रेशन। बड़ा डब्बा बनाएंगे, फिल्ट्रेशन को बड़ा प्रोसेस है, ऑलरेडी समझा चुका हूं पिछले लेक्चर में। फिल्ट्रेशन, 2 वीडियोस फिल्ट्रेशन का आपको मिला है जिसमें कंप्लीट डिटेल्स हैं, तो उसे ध्यान से देख लेना। अब नेक्स्ट आपका होता है मिसलेनियस प्रोसेसेस, या फिर आप मिसलेनियस के नाम पर इसको लिख सकते हैं। बेसिकली इसका मेजर पार्ट रहता है डिसइंफेक्शन। मेजर पार्ट रहता है डिसइंफेक्शन। अब ये सीक्वेंस ऐसा क्यों है?
मतलब पहले प्लेन है, फिर एडिड है, फिर फिल्ट्रेशन है, फिर मिसलेनियस है। इसीलिए है बेटा, अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं अलग अलग पार्टिकल्स को रिमूव करती हैं। जैसे कि प्लेन सेडिमेंटेशन किसे रिमूव करता है? ये रिमूव करता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स को। किसको? सस्पेंडेड पार्टिकल्स को। ये किसको रिमूव करता है? कोएगुलेटेड पार्टिकल को, या कोएगुलेटेड, ऐसा लिख सकते हैं, कोएगुलेटेड पार्टिकल्स को। या फिर कोएगुलेटेड के साथ साथ एक नाम जो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा पार्टिकल्स है, वो है कोलोइडल्स या कोलोइडल पार्टिकल्स। तो कोलोइड्स सिंपली लिख सकता हूं मैं। धीरे धीरे देखिए आपका कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा, सीखते जाइएगा। बात करते हैं फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था वैसे तो सारे ही उसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन मेन मुद्दा है डिसॉल्व्ड सॉलिड्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने का। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मैंने बताया था, पूरी प्रोसेस समझा चुका हूं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पास ऑन हो जाएंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे। तो जो पास ऑन हो जाएंगे उन्हें खत्म किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिसइंफेक्शन, या फिर जिसको मैं पैथोजेंस को ही मेनली टारगेट करता हूं। तो देखिए ये आपका पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है। अब मुद्दा है हमें अभी जो पढ़ना है आने वाले 3 दिन तक, वो हमें पढ़ना है प्लेन सेडिमेंटेशन, एडिड सेडिमेंटेशन। 2 वीडियोस। एक वीडियो स्पेशली मैं आपको दूंगा उस टॉपिक का जो फेवरेट टॉपिक है गेट, ईएससी, एसएससी, सारे टॉपिक्स। बेसिकली सारे एग्जाम्स आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोई भी पार्टिकल, सुनिएगा, कोई भी पार्टिकल जब सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर मूव करता है तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है, उसे बोला जाता है पाथ ऑफ द पार्टिकल कॉन्सेप्ट। तो एक वीडियो स्पेशल आपको दूंगा पाथ ऑफ द पार्टिकल कॉन्सेप्ट पर। तो कहने की बात यह है कि सेडिमेंटेशन से आपको क्या मिला? सेडिमेंटेशन से आपको मिलेंगे टोटल 3 वीडियोस जो पावर पैक्ड, कॉन्सेप्ट पैक्ड वीडियोस रहेंगे, और ये तीनों वीडियोस आपको बैक टू बैक मिलेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए, पहला वीडियो है और आखिर तक इसे सीखते जाइएगा। 3 वीडियोस में पूरा कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा, 100% क्वेश्चंस उसके बाद आप बना पाएंगे। क्लियर है बेटा? चलिए शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। अभी सिर्फ सरफेस वाटर ट्रीटमेंट की बात है, ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट की बात अभी नहीं है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, पहला टॉपिक है प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ एरोज दूंगा, कुछ पॉइंट्स दूंगा। पूरे आज के टॉपिक में आपको मैं एरोज दूंगा, उन एरोज में कॉन्सेप्ट्स होंगे। कोई भी क्वेश्चन इन एरोज से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप इन सारे एरोज को अच्छे से समझकर, पूरी की पूरी चीजों को सीखकर, जो भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे और कोशिश करेंगे कि आज पूरा आप सीखें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है बेटा? तो दोनों चीजों को, दोनों लोगों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आना चाहिए, जो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसे बोला जाता है, इट इज द फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन, फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन employed to capture suspended particles। देखिए यार, अब एक एरो से आपके 2 ऑब्जेक्टिव्स कवर हो गए हैं। कैसे? जो पूछे जा चुके हैं। पहला यूनिट ऑपरेशन क्या है? देखिए बेटा, आपकी 2 प्रोसेसेस आपको समझनी है ट्रीटमेंट के अंदर। एक समझना है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, एक समझना है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो जब भी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सप्लाई की बात की जाएगी तो पहला यूनिट ऑपरेशन होगा प्लेन सेडिमेंटेशन। जब भी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर की बात की जाएगी तो पहला यूनिट ऑपरेशन होगा स्क्रीन्स या स्क्रीनिंग। तो जो स्क्रीन्स और स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट से। क्यों? क्योंकि स्क्रीन्स ऑलरेडी प्लेस कर दी जाती हैं वहां पर जो वाटर इनपुट, जहां पर वाटर इनटेक मैं बनाता हूं, वाटर इनटेक के ऊपर स्क्रीन्स में लगाता हूं। उसके अलावा ज्यादा डबरीज और ज्यादा वेस्ट होता नहीं है वाटर, उस वाटर के अंदर जो सप्लाई किया जाने वाला है। तो बेसिकली छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम पहले यूनिट ऑपरेशन प्लेन सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव करते हैं।
तो इतनी कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर होगा। अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा, ये कौन से पार्टिकल्स को कैप्चर करता है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स को। ये दो क्वेश्चंस हमारे यहां पर कवर हो गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आपसे कॉन्सेप्ट जो है, मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये कि खुद से पूछिएगा जरा कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या है। आपका आंसर कुछ मिक्स्ड आएगा। उस मिक्स्ड आंसर को एक सर्टेन डेफिनेट पाथ देने का काम मेरा है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं विच रिमेन इन द सस्पेंशन फॉर्म ऑलवेज। ये पानी के अंदर सस्पेंशन की फॉर्म में हमेशा उपस्थित रहते हैं। जो चीज हमेशा सस्पेंशन की फॉर्म में उपस्थित है उस चीज को हमें क्या करना है? हमें उसको सेटल कराना है। मतलब जो हमेशा झूलता जा रहा है, पानी के अंदर लटकता जा रहा है, उसे मुझे सेटल कराना है बॉटम पे। बिकॉज एनी पार्टिकल सेटलिंग एट द बॉटम बी रिमूव्ड। ये मैं असम्पशंस आपको नेक्स्ट स्लाइड में देने वाला हूं। अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स की पहली बात, दे ऑलवेज रिमेन इन द सस्पेंशन इन द लिक्विड्स। अब बात है कि जब वो सारे पार्टिकल सस्पेंशन में मौजूद हैं तो उस सस्पेंशन को, सुनिएगा, उस सस्पेंशन को कैसे हम ऐसा काम करें, कैसे हम ऐसा काम करें कि उस सस्पेंशन को ऐसा बना दूं कि पार्टिकल सेटल हो जाए। बेसिकली ये पानी में सस्पेंशन में पार्टिकल्स क्यों रहते हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि पार्टिकल्स टर्बुलेंस की वजह से सस्पेंशन में रहते हैं। तो अगर मुझे पार्टिकल्स को सेटल कराना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मुझे टर्बुलेंस को रिटार्ड करना होगा। तो ये चीज आप लोगों को हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि इन ऑर्डर टू मेक द पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड टू सेटल, वी मस्ट रिटार्ड द टर्बुलेंस बाय ऑल द मीन्स। ऑल द मीन्स मतलब कैसे टर्बुलेंस होगा? एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस हो सकता है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से टर्बुलेंस हो सकता है, पानी के बहाव की वजह से टर्बुलेंस हो सकता है। तो बेसिकली जो भी हम ऑपरेशन करेंगे, जो भी हम काम करेंगे, वो सारे काम करेंगे किस पर्पस के लिए? हमारा सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेटल कराने के लिए, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेटल कराने के लिए। यहां तक की कहानी सुनने में अच्छी लगी। अब इसको लिखते हैं, नोट्स बना के आपको देता हूं और क्लैरिटी होगा। ठीक है बेटा, लिखते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स remain in suspension due to turbulence and flow velocity। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, एक तो बहाव की वजह से और एक टर्बुलेंस की वजह से, वही हमने लिखा है। I'm sorry, एक बार लिख लीजिए तो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इस टर्बुलेंस की वजह से क्या होता है? all the particles which has specific gravity greater than that of water, जिन भी पार्टिकल्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा है, दे हैव अ टेंडेंसी टू सेटल डाउन, but only when turbulence is retarded। Because flow velocity and turbulence offers resistance to settlement। अब समझो ध्यान से भाई, मेरे किसी भी पानी के सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि आपको मैं ये फिर से एनिमेशन दिखाता हूं, इसको देखिए। ये पार्टिकल्स क्या चाहते हैं कि हम सेटल हो जाएं, बट वो वही पार्टिकल्स चाहेंगे जिनका स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा है। जिन पार्टिकल्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा है, वो हमेशा नीचे सेटल करना चाहेंगे। लेकिन
जो भी टर्बुलेंस पानी के अंदर प्रेजेंट है या जो भी फ्लो वेलोसिटी पानी का है उसकी वजह से वो कभी भी सेटल नहीं कर पाते। तो अगर आपको इन पार्टिकल्स को रिमूव करना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें इस टर्बुलेंस को रिटार्ड करना होगा। यही सब चीजें मैंने यहां पर आपके सामने लिखी हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की कहानी सुनिए। Hence, next arrow. Plane sedimentation. Plane sedimentation is the method of, कैसा मेथड है ये? Is the method of removal of suspended particles by retarding the flow velocity and turbulence। इन दो चीजों को रिटार्ड करके सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है प्लेन सेडिमेंटेशन। ये सबको क्लियर होगा। अपने आप से बात कर लो और अपने आप को मुझे ये बताओ, और कोई भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में तुरंत बता भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। thereby given the rise to the particle settlement by virtue जानते हैं ना सब लोग, by virtue of their own weight now। इतना जानने के बाद आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी मिल गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, 2 सेकंड लगेगा। पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से सुन लीजिए। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पूरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो भी वाटर है उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल सस्पेंशन में मौजूद है। क्यों मौजूद है? वो तो नीचे सेटल होना चाहते हैं। कौन से पार्टिकल्स? जिनका स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा है, दोज पार्टिकल्स वांट्स टू सेटल डाउन, बट द टर्बुलेंस एंड द फ्लो वेलोसिटी इज रेजिस्टिंग देम टू सेटल डाउन। हेंस द प्लेन सेडिमेंटेशन इज द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाय रिटार्डिंग द फ्लो वेलोसिटी एंड टर्बुलेंस and thereby given the rise to the particle settlement by virtue of their own weight। और यहां हर लाइन से आपको बहुत सारे सालों में क्वेश्चंस पूछे गए, तो शायद आपको ये क्लियर होगा एकदम से। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिएगा, आगे बढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि अब हमें बात करना है प्लेन सेडिमेंटेशन का ही। अब ये जो प्लेन सेडिमेंटेशन है इसके बारे में कुछ चीजें आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पहला, इट फॉलोज टाइप 1 सेटलिंग। इट फॉलोज टाइप 1 सेटलिंग। ये क्या फॉलो करता है? टाइप 1 सेटलिंग करता है फॉलो। ठीक है भाई। अब ये टाइप 1 सेटलिंग क्या होता है ये जरा समझ लो। नए लोग जो हैं, पुराने स्टूडेंट्स को तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, अब नए लोगों को भी समझाना होगा टाइप 1 सेटलिंग क्या है। देखो सुनो बेटा ध्यान से। पूरी एनवायरनमेंट के अंदर मैं आपको 4 तरह का सेटलिंग समझाऊंगा। टाइप 1 सेटलिंग, टाइप 2 सेटलिंग, टाइप 3 सेटलिंग, टाइप 4 सेटलिंग। ये चारों तरह का सेटलिंग सुन लेना, आपके सारी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को या सारी प्रोसेसेस जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व है उन्हें एक्सप्लेन करता है। सबसे पहला जो सेटलिंग है वो है टाइप 1 सेटलिंग। क्या होता है सुन लो। टाइप 1 सेटलिंग वो सेटलिंग है जिसमें पार्टिकल्स अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं करता है while flowing down the length of the tank या depth of the tank। मान लेते हैं ये मेरा एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर ये मेरा एक पार्टिकल है। ध्यान से समझना, ये पार्टिकल मान लेते हैं यहां से चलते समय डी डाया का था, तो ये पार्टिकल जब नीचे की तरफ पूरा पहुंच जाएगा, जब तक ये यहां नहीं पहुंच जाता या निकल नहीं जाता,
ये पार्टिकल अपने आप को चेंज नहीं करेगा। सो बेसिकली द पार्टिकल विल फॉलो द डिस्क्रीट सेटलिंग, डिस्क्रीट सेटलिंग को ये फॉलो करेगा। डिस्क्रीट पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? डिस्क्रीट पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो स्पेस और टाइम के साथ अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं। डिस्क्रीट पार्टिकल्स आर दोज, लिख देता हूं बेटा, discrete particles are those, discrete particles are those which does not change, which does not change their shape and size with respect to the space and time. स्पेस और टाइम के हिसाब से वो अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं करते हैं, उन्हें बोला जाता है डिस्क्रीट पार्टिकल्स। अब ये जो डब्बा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की जब बात होगी तो ये पार्टिकल्स अपनी शेप और साइज को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। चूंकि वो अपनी आपकी शेप और साइज को चेंज नहीं करेंगे, वो पार्टिकल्स हमेशा जैसा सेटल होने के लिए चलेगा वैसा ही सेटल होगा। मतलब देयर विल बी नो चेंजेस इनटू इट। और चेंजेस ना होने की वजह से इस पार्टिकल सेटलमेंट को यह माना जा सकता है कि इसमें कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है। अब ये चेंज कब होगा? ये होगा जब हम मान लेते हैं कोएगुलेशन की बात करता हूं, या छोड़ो कोएगुलेशन को, अभी टेक्निकल नहीं होते हैं, आम भाषा में समझो। अगर ये पार्टिकल नीचे की तरफ जाता 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 क्या करता, आसपास के पार्टिकल्स को भी अपने साथ जोड़ लेता। जैसे बोला जाता है, मैं तो अकेला ही चला था, रास्ता गुजरता गया, कारवां बनता गया। तो बेटा उस तरीके से अगर आप समझेंगे इस बात को, तो क्या है कि पार्टिकल का साइज और शेप चेंज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, बट वो होता है अलग तरह का सेटलिंग। टाइप 1 सेटलिंग में सारे पार्टिकल्स का शेप और साइज सेम रहेगा विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। ये क्लैरिटी सबको हो गया होगा। अब प्लेन सेडिमेंटेशन टाइप 1 सेटलिंग के लिए कुछ अजम्पशंस मानी जाती हैं, जिन अजम्पशंस के बिना ये प्रोसेस कभी भी अकम्प्लिश नहीं किया जा सकता। देखिए, कोई भी डिजाइन जब मैं करना चाहता हूं जब भी मैं कोई भी असम्पशन, मान लेते हैं कोई भी डिजाइन करना चाहता हूं, तो मेरा असम्पशन होना चाहिए। बिना असम्पशन के चीजें नहीं हो सकती हैं। वो असम्पशंस क्या है मैं लिख रहा हूं आपके सामने। द लिक्विड moves as an ideal sludge। आइडियल स्लज, ये स्लज क्या होता है बेटा? आइडियल स्लज का मतलब है, या स्लज का मतलब यहां पर मैं जो बताना चाह रहा हूं बेसिकली कॉम्बिनेशन है सॉलिड प्लस वाटर का, और कुछ नहीं है। ज्यादा डिटेल इसकी बाद में बताई जाएंगी, अभी इतना समझ लीजिए। मूव्स एज एन आइडियल स्लज डाउन द लेंथ ऑफ द टैंक। नंबर 2, the velocity vector of the particle flow is uniformly distributed across the cross section। समझाऊंगा तीनों assumptions, परेशान ना हो। Third, any particle hitting the bottom of the tank be removed। सुन लो ध्यान से तीनों assumptions। देखिए, जो भी पानी, इसी डब्बे को देख लो, काय को बनाना और डब्बा, जो भी पानी, ये यहां से पानी एंटर किया, यहां से पानी एग्जिट किया, तो डाउन द लेंथ ऑफ द टैंक का मतलब क्या है? ये डाउन, ये अपस्ट्रीम है और ये डाउन है, ठीक है बेटा? तो डाउन द लेंथ ऑफ द टैंक जो भी पानी बह रहा है वो कैसा बह रहा है? आइडियल स्लज के रूप में बह रहा है। मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसका? सॉलिड प्लस लिक्विड का। अब कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है परफेक्ट ब्लेंड है एक,
परफेक्ट ब्लेंड का मतलब क्या होता है यार? देखिए ये बेसिक टर्म्स है, अगर आप लोग इनका डिफरेंस नहीं जानते हैं तो पूछ लिया करें और कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बेटा। परफेक्ट ब्लेंड का मतलब है कि दे डू नॉट एक्वायर सेपरेट वॉल्यूम और स्पेसिस। इसका एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। जैसे कि जियोटेक में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? हम पढ़ते हैं थ्री फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम में क्या होता है? दीज आर योर सॉलिड्स, दिस इज योर लिक्विड एंड दिस इज योर एयर, है ना बेटा? या गैसेस होता है वैसे, लेकिन हम एयर मानते हैं हमारा, बाकी जो फ्यूम्स और उन सबको हम एलिमिनेट कर देते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिक्विड क्या है? वाटर है। यहां पर लिक्विड क्या है? वाटर लिख देता हूं टू एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन। देखो बेटा, एयर है, सॉलिड है और वाटर है। अब भले ही हमने इन तीनों को हम थ्री फेज डायग्राम में अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन हमारा बेसिक मोटो क्या है? बेसिक मोटो है सोयल के परफेक्ट ब्लेंड। परफेक्ट ब्लेंड मतलब सोयल में ये सारी चीजें सेपरेट स्पेसिस ऑक्यूपाई नहीं करती। भले ही हम दिखा देते हैं डब्बे में, लेकिन वो ऑक्यूपाई नहीं करती हैं, वो एक पूरा सोयल मास ही होता है, बिकॉज दे आर परफेक्टली ब्लेंड। तो सेम मतलब है, ये परफेक्टली ब्लेंड है, एक आइडियल स्लज है, बेसिकली कॉम्बिनेशन है सॉलिड प्लस लिक्विड का। तो ये क्लैरिटी सबको हो गया होगा, है ना बेटा? फिर भी किसी को डाउट हो, क्वेश्चन मार देना थम्स अप इसमें, ये जो आपका है क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में। और देखो यार, अभी वीडियो आगे देखने से पहले ना एक बार इसको वीडियो को लाइक कर दो। थोड़ा सा समय लगेगा, पीछे जाके इसको लाइक कर दो यार, क्योंकि अगर मानो लाइक नहीं करोगे ना तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा? चले, अब सुनो दूसरा असम्पशन। दूसरा असम्पशन का क्या मतलब है? दूसरा असम्पशन का मतलब है the velocity vector of the particle flow is uniformly distributed across the cross section। देखो, क्रॉस सेक्शन और सरफेस एरिया में पहले डिफरेंस समझ लो, ये पूरे एनवायरनमेंट में बहुत काम आएगा। देखो यार, किसी भी डब्बे के पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उसी की हैं। जैसे कि मान लेता हूं, इस डब्बे का ये एक लेंथ है, इस डब्बे का ये एक डेप्थ है, और इसी डब्बे का ये कुछ एक विड्थ है। समझ लेना ध्यान से। लो, पूरा डब्बा बना देता हूं तुम्हें, तुम्हारी कंफ्यूजन हटा देता हूं। ये तो तुम परेशान होते रहोगे यार, है ना? तुम परेशान तो मैं परेशान, हम तो जुड़े हुए हैं ना बेटा एक दूसरे से। चलो देखो, सो दिस इज द फैक्ट। अब समझना ध्यान से। जब भी क्रॉस सेक्शन क्या होगा? क्रॉस सेक्शन होगा जब मैं इस फेस के अलोंग बात करूंगा। हाइलाइटर ले लेता हूं, रुक जाओ, हाइलाइटर ले लेता हूं। जब भी मैं, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? आई विल टेक अनदर कलर, डोंट वरी। जब भी मैं इस फेस के अलोंग, इवन इट इज नॉट विजिबल, एनीवेज ये होगा, नॉट इवन दिस, डार्क कलर है तो स्केच से ही आपको दिखा देते हैं। देखो, ये जो इस फेस के अलोंग आप जब भी बात करेंगे, इस फेस के अलोंग, ये कहलाएगा आपका क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा? देखो, अभी विजिबल हो गए सारे हाइलाइटर्स, है ना? जब भी मैं बात करूंगा इस फेस के अलोंग, मतलब लेंथ वाले फेस के अलोंग, ठीक है बेटा, तो मैं बात करूंगा किसका? सरफेस एरिया का। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आप सुनेंगे, मान लेते हैं ये मेरा वेलोसिटी इस तरफ फ्लो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी होगा पार्टिकल का नीचे की तरफ सेटलिंग वेलोसिटी, जिसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। इसका जो वेलोसिटी वेक्टर आ रहा होगा बीच में रिजल्टेंट v, ये यूनिफॉर्मली जैसा यहां है, मतलब जैसा लोकेशन 1 पर है वैसा ही लोकेशन 2 पर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये फॉलो कर रहा है डिस्क्रीट सेटलिंग को, ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर पार्टिकल का शेप और साइज चेंज हो रहा होता तो क्या ये ऐसा होता? नहीं होता। चूंकि पार्टिकल का शेप और साइज हर जगह सेम है, पूरे डब्बे में सेम है, तो पूरे डब्बे में उसका वेलोसिटी कंपोनेंट या वेलोसिटी रिजल्टेंट भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चले, नहीं हुई तो बेटा एक बार और इसको सुन लेना, लेकिन मुझे लगता है सब लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तीसरा असम्पशन, एनी पार्टिकल हिटिंग द बॉटम ऑफ द टैंक। जो पार्टिकल यहां से चला, देखिए पाथ ऑफ पार्टिकल पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको, एक स्पेशल 1 घंटे का वीडियो इसी पर दूंगा, लेकिन अभी एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए असम्पशन को समझने के लिए। ये पार्टिकल अगर यहां से एंटर करता है, देखो यहां से, टॉप से, यहां से भाई, तो इसका इधर मान लेते हैं कुछ फ्लो वेलोसिटी और इधर मान लेते हैं कुछ सेटलिंग वेलोसिटी है। तो ये जब पार्टिकल बहेगा, जब ये फ्लो करेगा, तो ये मान लेते हैं अपनी इस रिजल्टेंट के अलोंग फ्लो करेगा।
इस रिजल्टेंट के अलोंग फ्लो करता है, माने v वेलोसिटी के साथ फ्लो करता है। ये v वेलोसिटी इसकी डायगोनल के अलोंग भी अगर जाती है तो ये क्या करेगा, बाहर निकलने से पहले बॉटम पे टच कर जाएगा। और हमारा अजम्पशन ये कहता है कि एनी पार्टिकल विच इज हिटिंग द बॉटम ऑफ द टैंक विल बी रिमूव्ड। अगर ये कुछ भी आप नहीं समझ पाए अभी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पाथ ऑफ द पार्टिकल की वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझिए, हर वो सस्पेंडेड पार्टिकल जो बॉटम को टच कर जाएगा उसे हम रिमूव कर चुके होंगे या उसे हम रिमूव कर पाएंगे। क्या ये सबको क्लियर हुआ बेटा? सबको क्लियर हो गया होगा। आप लोग अपने दिमाग में ये चीजें अब कभी भी इनको भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, आइएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो इक्वेशंस देना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। ठीक है भाई, इस वेलोसिटी को देखो ध्यान से, इसे बोला जाता है सेटलिंग वेलोसिटी। देखो डेरिवेशंस की यहां पर आवश्यकता है नहीं, हमारा ये ऐसा बैच है जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता हूं। तो स्टोक्स लॉ आता है, स्टोक्स लॉ की डेरिवेशन आप कर भी चुके होंगे, नहीं की होगी तो मत करना, कोई जरूरत उसकी है नहीं, है ना। तो स्टोक्स लॉ इक्वेशन है एक आप लोगों का। दूसरा इक्वेशन आप लोगों का रहेगा हज़ैन इक्वेशन। विलियम हज़ैन होता है वैसे, पर चलो हज़ैन्स इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। हज़ैन्स इक्वेशन, आप देखिए मैं अपने पैरामीटर्स के हिसाब से लिख रहा हूं, हो सकता है आपने किसी और पैरामीटर के हिसाब से पढ़ा, लेकिन बेसिकली मतलब सबका सेम ही रहेगा भाई। g इंटू एस माइनस वन, एस इज वट, पहचान लेना, अपॉन 18 इंटू गामा इंटू डी स्क्वेयर। अब हसैन भाई साहब का क्या कहना है? इनका कहना है 418 इंटू एस माइनस वन डी स्क्वेयर इंटू 3t प्लस 70 अपॉन 100। यस, दीज आर माई पैरामीटर्स। आपका आज आफ्टर क्लास वर्क क्या है जो मैं हमेशा देता हूं? आफ्टर क्लास वर्क आप लोगों का है कि ऑल द पैरामीटर्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर टू बी फाइंड आउट। सारे पैरामीटर्स आप लोगों को इन इक्वेशंस की फाइंड आउट करने हैं। पैरामीटर्स मतलब सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि क्या जी है, क्या एस है, क्या गामा है, क्या डी है, क्या टी है, सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, इस क्लैरिटी के बाद हम लोग आगे जब डिजाइन करेंगे या फिर जब मैं आपको पाथ ऑफ पार्टिकल पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बहुत क्लैरिटी इस चीज में होगा। तो कोशिश करिएगा कि आज आप जाकर इसको सीख लें। ठीक है भाई, इतना आप लोगों के लिए अभी इसमें बहुत है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस स्टोक्स लॉ से पूछे गए हैं अलग अलग समय पर। चलिए आप लोगों को देखिए यार, मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो पाथ ऑफ पार्टिकल है, जो गेट का फेवरेट टॉपिक है, पाथ ऑफ पार्टिकल एंड डिजाइन, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। सो पाथ ऑफ पार्टिकल एंड डिजाइन को नेक्स्ट वीडियो जो कि कल ही होगा उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है, ध्यान से सुनिएगा, मुद्दा ये आता है भाई, मुद्दा ये आता है कि सर सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में बहुत कुछ सुना है, थोड़ा प्रकाश डालिए। हम प्रकाश को पकड़ के पूरा डाल देते हैं इसके ऊपर। सुनो अब ध्यान से, सेडिमेंटेशन टैंक्स होते क्या है देखो। डेफिनेशन लिख दें, द प्लेस वेयर द प्रोसेस ऑफ sedimentation takes place, sedimentation takes place is called sedimentation tank। पहली बात। दूसरी बात, टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक क्या है? देखिए मेरे भाई, डिजाइन मैं नहीं करा रहा हूं आज, फिर बता रहा हूं, डिजाइन और पाथ ऑफ पार्टिकल का अलग वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इसके टाइप्स पता कर लीजिए कि कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे ये आगे बढ़ती है, क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। चलिए सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहला देखिए, मेरा क्लासिफिकेशन हमेशा हर लोगों से अलग होता है भाई। जो आपने सुने हैं हॉरिजेंटल, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रापेजॉइडल, एन नंबर ऑफ शेप्स, वो सारी शेप्स भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक कमाल का क्लासिफिकेशन जो मस्ट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला, इस पे ईएससी ने क्वेश्चन पूछा था, नाम से सिर्फ, फिल एंड ड्रॉ।
टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। एक्सप्लेन करूंगा इनको, परेशान मत हो। सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस फ्लो टैंक। एक है फिल एंड ड्रॉ, एक है कॉन्टिन्यूअस फ्लो। समझाता हूं, सुनो। 3 डब्बा कंसीडर करो, डब्बा 1, डब्बा 2 एंड डब्बा 3। ओपन टू एटमोस्फेयर रख दो इसको, वो ओपन टू एटमोस्फेयर है तो इसको भी रखो, है ना, पार्शियलिटी क्यों करना। सुनो ध्यान से, हमने इसके अंदर इनफ्लो डाला और इसके अंदर से आउटफ्लो लेके इस डब्बे में डाल दिया, आउटफ्लो। तो ये आपका हुआ क्लियरर वाटर या ट्रीटेड वाटर बोल सकते हैं, एक ही नाम। ट्रीटेड इसको नहीं मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि ट्रीटमेंट इज एन एंटायर प्रोसेस, है ना। क्लियर मतलब सिर्फ एक चीज को हमने रिमूव किया है। अब इसके अंदर क्या होता है, ऐसा इधर से एंटर और इधर से एग्जिट। ये है आपका कॉन्टिन्यूअस फ्लो। लिख देता हूं। मेरा सवाल आप लोगों से बहुत सरल है कि सर इतनी आसान चीज आप क्यों बता रहे हो मुझे, है ना, आप लोगों के मन में आ रहा होगा। अब मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है, जिसके लिए मैंने ये सारा डायग्राम बनाया और इतनी मेहनत की। मैं वो मेहनत हुई ना डब्बा बनाने में। सुनो ध्यान से, एंड द क्वेश्चन इज कि जो इनफ्लो आउटफ्लो, जो फिल एंड ड्रॉ टाइप ऑफ टैंक है और जो कंटिन्यूअस फ्लो टैंक है, दोनों में से किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। दोनों में से किसका एफिशिएंसी ज्यादा। सोचिए एक बार खुद से। देखिए यार, आप लोगों को यह समझना है हर कॉन्सेप्ट में कि सर कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले कुछ 5 लाइनें लिखवाते हैं और बताते हैं। वो 5 लाइनें आपको क्या बताती हैं कि क्या की कॉन्सेप्ट है। की समझते हैं, चाबी, सफलता की चाबी, वही वाली चाबी है ये। तो की कॉन्सेप्ट क्या था प्लेन सेडिमेंटेशन का। आप टर्बुलेंस को रिटार्ड कर दीजिए, सारा काम हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए टर्बुलेंस कहां ज्यादा रिटार्ड हो पा रही है। अरे जहां मैंने फिल करके छोड़ दिया, वहां टर्बुलेंस को मैं जितना मर्जी चाहे रिटार्ड कर सकता हूं, जितनी देर के लिए रख सकता हूं। तो बेसिकली जहां टर्बुलेंस ज्यादा रिटार्ड हो रही है, वहां आपका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। और टर्बुलेंस रिटार्ड ज्यादा हो रही है इनफ्लो के अंदर, टर्बुलेंस ज्यादा रिटार्ड हो रही है इनफ्लो के अंदर, मतलब फिल एंड ड्रॉ टाइप के अंदर। तो कॉन्टिन्यूअस से फिल एंड ड्रॉ टाइप का एफिशिएंसी ज्यादा होता है, क्लियर हुआ होगा। दूसरा, इन दोनों में से किसका वोटर की डिमांड को मीट करने के लिए कैपेसिटी ज्यादा होगा। देखिए यार, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि आपको कॉन्टिन्यूअस सप्लाई दे पाएगा। और अगर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई दे पाएगा तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप क्या कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको क्या मिलेगा कि आप ज्यादा डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कहां पर, इंजीनियरिंग सर्विसेज में। क्लियर हो गए होंगे दोनों क्वेश्चंस। एक है आपका एफिशिएंसी और एक है कैपेसिटी। दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब आगे की बात सुनिएगा। आगे की बात सुनिएगा भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है जो ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो टैंक है। ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो टैंक है, ये भी डिवाइडेड है फर्दर 2 कैटेगरीज में। एक है HFT, एक है RFT। HFT क्या है और RFT क्या है समझो। HFT इज हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक, हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक, एंड दिस इज योर रेडियल फ्लो टैंक। देखो डिटेल डिजाइन और पाथ ऑफ पार्टिकल कल बताऊंगा, बिल्कुल मत घबराओ, सिर्फ नाम सुन लो। HFT में क्या होता है भाई, ये ऐसा डब्बा है, इस डब्बे से पानी आता है, फ्लो जो है मैं लिख देता हूं, फ्लो इज हॉरिजॉन्टल, अलग कलर से लिख देता हूं, अच्छा लग जाएगा तुम्हें। फ्लो इज हॉरिजॉन्टल। RFT में क्या होता है, सिर्फ क्लासिफिकेशन दे रहा हूं, फ्लो इज रेडियल। मतलब रेडियल फ्लो को थोड़ा समझाऊंगा मैं।
ये आपका ऐसा गोल तरीके का होता है और इसमें आपका काम चल रहा होता है। कैसे, इसको थोड़ा समझ लो यार, ये तो तुम परेशान रहोगे कि सर इसमें मजा ही नहीं आया सर। लो मजे लो थोड़े से। डिजाइन कल समझाऊंगा, अभी समझ लो। आरएफटी जो है ये दो तरीके का होता है। वन इज योर पेरीफेरी फीड, अनदर इज योर सेंटर फीड। पेरीफेरी फीड क्या होता है, सुन लेना, एक बार में समझ नहीं आता है बच्चों को, सुन लेना। पेरीफेरी फीड का मतलब है कि ये जो पेरीफेरी है ना, ये जो बाउंड्री है, यहां से पानी को मैं फ्लो कराता हूं इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड मैं फ्लो कराता हूं पानी को। और जब पानी रेडियली इनवर्ड फ्लो होता है तो क्या होता है बेटा, ऐसा पानी जलेबी जैसा बनता चला जाता है और अंदर आ जाता है। तो बेसिकली जब मैं बात कर रहा हूं पेरीफेरी फीड की, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, डिटेल नहीं, पेरीफेरी फीड की जब मैं बात करता हूं तो मेरा मैक्सिमम टर्बुलेंस कहां है, मैक्सिमम टर्बुलेंस कहां है बेटा, मेरा मैक्सिमम टर्बुलेंस है, यहां से हटा देते हैं इसको, आपको नीचे लिखूंगा सेंटर फीड और पेरीफेरी फीड। पेरीफेरी मतलब बाउंड्री, मैक्सिमम टर्बुलेंस एट बाउंड्री, मिनिमम एट सेंटर। तो चूंकि सेंटर पे मिनिमम टर्बुलेंस है, मैं, अगर ये मेरा इनलेट है, इफ दिस इज माई इनलेट, तो मैं आउटलेट कहां बनाऊंगा, आउटलेट विल बी एट सेंटर, सेंटर पर आउटलेट आ जाएगा। क्लियर हो गई होगी ये बात। सिमिलरली दूसरा केस देखो, सेंटर फीड भी देख लो। सेंटर फीड, सेंटर फीड क्या होगा, बना देता हूं, नहीं तो फिर बोलोगे अरे सर आधा काम हुआ सर, पूरा नहीं हुआ सर। सुनो, इसमें भी बहाव तो होगा जलेबी जैसा ही, मान लेते हैं ये आपका सेंटर है, सेंटर से पानी बहेगा ऐसा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। सो फ्लो इज रेडियली आउटवर्ड, इसमें कैसा था, दिस इज रेडियल इनवर्ड, दिस इज योर रेडियल आउटवर्ड, है ना भाई। अब इसके अंदर मैक्सिमम टर्बुलेंस कहां होगा, एट सेंटर, मिनिमम एट बाउंड्री, मिनिमम एट बाउंड्री। अब सुन लेना ध्यान से, कॉन्सेप्ट है यार ये। तो इसका आउटलेट कहां होगा, दिस इज योर इनलेट, इसका आउटलेट कहां होगा, बाउंड्री पर, पेरीफेरी पर क्या होगा, आउटलेट होगा। अब एक बात मुझे बताओ, इनमें से किसका कैपेसिटी ज्यादा होगा, which of these two will have more capacity, obviously the more outlets are present in the पेरीफेरी फीड, सॉरी सेंटर फीड, पेरीफेरी पर ज्यादा आउटलेट है, बाउंड्री पर क्या है, ज्यादा आउटलेट। तो सेंटर से फीड कराओ, बाउंड्री पर आउटलेट बनाओ, कैपेसिटी को बढ़ाओ। अब इन दोनों में से एफिशिएंसी किसका ज्यादा होगा, बाउंड्री से फीड कराओ, सेंटर तक टर्बुलेंस को रिटार्ड करो, एक सिंगल पॉइंट से लो, सहज पकेसो मीठा होए, धीरे तो निकलेगा, धीरे तो निकलेगा, आपका कैपेसिटी तो कम रहेगा बट एफिशिएंसी बहुत हाई रहेगा। तो बेसिकली ये दोनों के बीच में आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। डिजाइन आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, इसका डिजाइन हम करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन मैंने दे दिया है भाई। इसमें किसी को कोई भी समस्या हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी रिप्लाइंग यू, हर हर उसको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं अपनी तरफ से बेस्ट। चलिए, तो एच एफ टी हुआ, आर एफ टी हुआ, एक और आपको बताता हूं, वी एफ टी। वीएफटी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल फ्लो टैंक, इसका भी डिटेल डिजाइन आप लोगों को समझाया जाएगा, मास्टर बना देंगे तुम्हें, मास्टर समझते हो, एनवायरमेंट का मास्टर बना देंगे, मास्टर। सुनना ध्यान से, ये क्या है भाई, सुन लो। अच्छा डायग्राम बना रहा हूं तुम्हारे लिए, खुश हो जाया करो।
अलग कलर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, पानी के लिए करूंगा। अब समझ लो, यहां से इस पाइप से मैंने क्या किया, वाटर इन किया ना पानी। पानी बढ़ा ऊपर, पानी बढ़ा ऊपर, पानी गया बाहर, पानी गया बाहर, बाहर पानी आया। पानी जब बाहर आया तो क्या हुआ, यहां भरना शुरू हुआ, पानी यहां भरना शुरू हुआ। भरना शुरू हुआ, पार्टिकल सेटल होना शुरू हुए। देख ले इसको, काम आएगा बहुत, डिजाइन कराऊंगा इसका कल, सब समझ आएगा। ये क्या हुआ, पानी बाहर, सो दिस इज योर आउटलेट जोन, आउटलेट जोन, एंड दिस इज अगेन योर आउटलेट जोन, दिस इज योर सेटलिंग जोन, एंड दिस इज योर इनलेट जोन। मजा आया डायग्राम देख के, आया होगा, मुझे तो आ रहा है। चलो सुनो बेटा ध्यान से, यहां से मैं आपको एक कंक्लूजन और दे रहा हूं। जो भी मैं आपको टैंक्स पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आपको सेडिमेंटेशन टैंक्स पढ़ाऊंगा, हर सेडिमेंटेशन टैंक में आपको 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है जब डिजाइन कराऊंगा। कल याद रखना, फिर से यही बात बोलूंगा। एक होगा इनलेट जोन, एक होगा सेटलिंग जोन, और एक होगा आउटलेट जोन। अगर किसी भी चीज के अंदर ये 3 चीज आप बना पाते हैं, सेटलिंग जोन की खासियत क्या होगी, इट विल बी बोलो, रिटार्डिंग द टर्बुलेंस। इनलेट जोन की खासियत क्या होगी, मैक्सिमम यूनिफॉर्म फीडिंग, क्या होगी, मैक्सिमम यूनिफॉर्म फीडिंग। आउटलेट जोन की खासियत क्या होगी, एक्सट्रैक्टिंग द वाटर विदाउट क्रिएटिंग एनी फर्दर डिस्टर्बेंसेस और द टर्बुलेंसेस। तो तीनों की खासियत मैंने आपको बताई है। तीनों हर डब्बे में, जो भी मैं कल आपको पढ़ाऊंगा उसमें आइडेंटिफाई करने की आप कोशिश करेंगे, आपका मुझसे वादा है। तो बेसिकली एक चीज और बस यहां पर समझ लीजिए, ये देख रहे हैं आप ऊपर एक सरफेस बन रहा है, दिस इज अ सरफेस फॉर्मिंग। सरफेस और क्रॉस सेक्शन में डिफरेंस समझाया था इसी वीडियो में। सरफेस है, सुनना, अब इस सरफेस को पानी क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और जब पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो सरफेस पे क्या हो रहा है, सरफेस पे लोडिंग हो रहा है, सरफेस पे लोडिंग हो रहा है। इसीलिए इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, जो डिटेल में हमें पढ़ना होता है, वो पढ़ना है सरफेस लोडिंग रेट, या फिर जिसे बोला जाता है SLR। क्या बोला जाता है, सरफेस लोडिंग रेट, या फिर SLR इसे बोला जाता है। ऐसा करके भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब देखो, मैंने आपको रेडियल फ्लो बना के दिखा दिया, मैंने आपको वर्टिकल फ्लो बना के दिखा दिया, हॉरिजॉन्टल फ्लो मैंने डब्बा बना दिया। जानना चाहते हो ये भी बना के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको रेडियल फ्लो बना दिए दोनों, मैंने आपको वर्टिकल फ्लो बना दिया। अब मैं आपके लिए हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक भी बना देता हूँ। डिजाइन इसका मैं आपको कल डिटेल में कराऊंगा। सो बेसिकली HFT भी देख लो कैसा होता है, कोशिश करेंगे आपके लिए बनाने की यार, है ना। आप लोगों को थोड़ी संदेह में छोड़ देंगे कहीं भी। हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक कैसा दिखता है देख लो। हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक की कुछ खासियत है। बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बस 3 चीज बनानी थी, मैंने तीनों चीज बना दी है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, दिस इज व्हाट, इनलेट जोन। पानी आया, आराम से फीड किया। आराम से फीड क्यों किया, सबसे पहली बात, इनलेट जोन की खासियत क्या होनी चाहिए, इनलेट जोन की खासियत है यूनिफॉर्म ग्रेजुअल फीडिंग। यूनिफॉर्म मतलब
कोई भी डिस्टरबेंस एग्जिस्टिंग सेटलिंग जोन को ना हो। दिस इज योर, यहां पर पानी भरता चला गया, पानी भरता चला गया, पार्टिकल्स क्या हो गए, पार्टिकल्स क्या हो गए, सेटल हो गए। तो सेटलिंग जोन पहचानो, दिस इज योर सेटलिंग जोन, पहचाना। ये पार्टिकल्स यहां आ गए, यहां पे इकट्ठे हो जाते हैं पार्टिकल्स, है ना। इसको स्लज जोन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्लज जोन। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, छोड़ो। अब सुनो, यहां से पानी क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा बेटा, बाहर की तरफ जाएगा। ये ऐसा मत बनाओ रे, इसको बनाओ, इसको बनाओ, कुछ शेप देते हैं बेटा इसको। रुको, देखो ध्यान से, मजा नहीं आया। हाँ, हाँ, यहां से पानी आएगा क्योंकि पानी आने की जगह ही नहीं थी वहां पे। पानी कहाँ ऐसे आएगा ना पानी, हाँ। ये हुआ आपका आउटलेट जोन, ओवरफ्लो करके ही निकलता है बेटा इससे, आउटलेट जोन। तो बेसिकली हमने इनलेट जोन पहचान लिया। बेसिकली हमने क्या पहचान लिया, ध्यान से समझो। हमने इनलेट जोन पहचान लिया, हमने सेटलिंग जोन पहचान लिया, हमने आउटलेट जोन पहचान लिया। तो ये सारे जोन हमने पहचान लिए हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक के अंदर भी। अब ध्यान से सुन लो, मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया। देखो, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, पढ़ लेना इसको जाके। मैंने आपको प्लेन सेडिमेंटेशन का डेफिनेशन बताया, पूरी पहले तो पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस दिखाया, प्लेन सेडिमेंटेशन का प्रोसेस बताया। मैंने आपको प्लेन सेडिमेंटेशन में डिस्क्रीट सेटलिंग या टाइप 1 सेटलिंग समझाया विद अजम्पशंस। ठीक है भाई, ये अजम्पशंस डिजाइन के समय वापस रिकॉल करवाऊंगा तो याद रख लेना। मैंने आपको सेटलिंग वेलोसिटी समझाया स्टोक्स लॉ और हेज़ेन्स इक्वेशन के हिसाब से, जिसका आपको आफ्टर क्लास वर्क भी दिया। और मैंने आपको सारे के सारे सेडिमेंटेशन टैंक्स के टाइप समझाए। ये सारी चीजें सीखने के बाद अब मैं बोल सकता हूं कि यू पीपल आर रेडी, आप लोग रेडी हैं अपने डिजाइन में एंटर करने के लिए। तो कल आप लोगों को जो काम करके आना है बिफोर वी एंटर इनटू द क्लास, तो मैं बता देता हूं। बिफोर टुमारोज क्लास, बिफोर टुमारोज क्लास तभी मजा आएगा। आप लोगों को पढ़ना है सेटलिंग वेलोसिटी, दोनों इक्वेशन से, बहुत इक्वेशंस, बहुत इक्वेशंस, क्योंकि दोनों से ही गेट और ईएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेटलिंग टैंक्स विद असम्पशंस। तो कल की क्लास से पहले ये आपके दिमाग में पूर्णतः होना चाहिए, तभी हम डिजाइन को समझ पाएंगे। चलिए, अब आज आप लोगों का जो टास्क है बेटा, सुन लो ध्यान से। आज आप लोगों का जो टास्क है, कुछ आफ्टर क्लास वर्क मैंने दिया है, तो आज क्वेश्चंस आपको 50 प्लस दे रहा हूं। 50 प्लस क्वेश्चंस ऑफ एनी सब्जेक्ट। जरूरी नहीं है मेरे सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के लगाओ, लगाओ। सारी फैकल्टीज इतनी मेहनत कर रही हैं, सब लोग इतना अच्छे से सिखा रहे हैं यार, तो क्यों नहीं लगा रहे हो। अगर अब भी तुम नहीं निकाल पाए ना भाई पेपर, तो गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। बहाने दिन भर मारते रहो, लेकिन सच्चाई तुम जानते हो कि सबने मेहनत किया है तुम्हारे अलावा। सिर्फ तुमने मेहनत नहीं किया, बाकी सबने मेहनत किया है। जो भी लोग अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, जल्द से जल्द अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करो। ये है मैजिकल रेफरल कोड, अंकुर मलिक अनअकैडमी स्टडीज AMUS आपको देता है 10% ऑफ, और आपको देता है फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो और कहीं नहीं मिलती। चलो, जो भी नए लोग हैं मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें। स्पेशल और लाइव क्लासेस का शेड्यूल बता देता हूँ। 3 PM हमारा होता है जियोटेक का कोर्स, ऑलरेडी चल रहा है, जो मैंने पिन किया हुआ है। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल पर भी। कौन सा, नीचे देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा, मेरे प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, हमारा लेट्स क्रैक ATSC सिविल का टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उस चैनल पर जाओ, सारी फैकल्टीज वहां पर तुम्हें मिलेंगी, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स इंतजार कर रहे हैं। तो फॉलो करो जाकर चैनल को, अभी तक अगर नहीं किया है बेटा। और ये हैट्स वगैरह तुम करते रहते हो, बहुत समझदार बच्चों, करा करो, बहुत ज्यादा किया करो, ताकि और बच्चों को पता चले कि कौन कितनी मेहनत की, किसने। मजा आएगा बेटा नए लोगों को अगर देखेंगे तो। चले, तो दिस इज माई मैजिकल रेफरल कोड, टू रिमेंबर इट। और देखो बेटा, 12 महीने में आपको अच्छी डील मिल रही है, सबसे अच्छी डील आपको मिल रही है 24 महीने में, पर्सनल सजेशन है। सो दिस इज माई PS। ठीक है बेटा, चले, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करिए, जल्दी से फॉलो कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दो, सारी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार। बाय बाय, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, see you all again
गॉड ब्लेस यू, खुश रहें और क्वेश्चंस लगाते रहें।